नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। अगर आपका हिंदी साहित्य है, 80 नंबर का पेपर है, चाहे 6 to 8 हो, 9, 10 या 11, 12, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट कवि हैं, जहाँ जिन कवियों से आपके बीपीएससी एग्जाम में हिंदी में प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, उन कवियों का एक लिस्ट मैं तैयार किया हूँ। अब ये किस आधार पर तैयार किया हूँ? अपने मन से नहीं दोस्तों। कहाँ से? तो बीपीएससी टीआरई 1 to 3 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको मैं देखा हूँ, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 तीनों का, और वहाँ से देखा हूँ कि कौन कौन कवि से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उन कवियों का एक लिस्ट तैयार किया हूँ। अभी मैं लिस्ट आपको बताऊँगा, आप ध्यान से सुनते जाइएगा और उन कवियों के बारे में आप विस्तार से पढ़ दीजिएगा, उनकी रचनाओं को, उनके बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में एकदम, और उनकी कुछ पंक्तियां हैं उनके बारे में, उससे एकदम बार बार प्रश्न आपका आ रहा है साहित्य में। तो देखिए, और बीपीएससी तो हैं आदिकाल में। देखिए कौन है बीपीएससी का जो आदिकाल है हिंदी साहित्य में, तो उसमें हैं सरहपा, स्वयंभू। सरहपा एक कवि हैं, स्वयंभू हैं, ये दोनों से प्रश्न पूछा जाता है। फिर विद्यापति जो हमारे बिहार के ही हैं, तो बिहार का बीपीएससी टीचर की आप तैयारी कर रहे हैं तो विद्यापति से तो प्रश्न हर बार पूछा जा रहा है। आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाकर के, मैं प्रीवियस ईयर भी करवाया हूँ। आप देखिए टीआरई 1 to 3 का तीनों का प्रीवियस ईयर करवाया हूँ, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 तीनों का। आप देखिएगा हमारे वीडियो में, लास्ट पे आपको हम वीडियो का लिंक दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो विद्यापति, अमीर खुसरो दोस्तों, और चंद्रवरदाई, तो ले देकर के 5-6 कवि ऐसे हैं हमारे हिंदी साहित्य में जो आदिकाल में हैं। इनसे आपका बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। कौन कौन? फिर से एक बार आप सुन लीजिए, सरहपा, स्वयंभू, विद्यापति, अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई। विद्यापति ने देखिए 3 रचनाओं को लिखा था। विद्यापति ऐसे तो बहुत सारे रचना लिखे थे, पर इसमें 3 इनका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। ये तीनों को आप देख ले, बिहार के ही कवि हैं विद्यापति। 3 से प्रश्न जरूर पूछता है, आप पूछा भी है, मैं देखा हूँ क्वेश्चन को। अब अगला है भक्ति काल। आदिकाल के बाद भक्ति काल दोस्तों। भक्ति काल में है जो प्रमुख कवि हैं, भक्ति काल आप जानते हैं 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक निर्गुण काव्यधारा और एक है सगुण काव्यधारा। सगुण तो समझ गए। तो निर्गुण में भी 2 पार्ट में है, उसमें है संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा। तो संत में है कबीर, रैदास, गुरु नानक और दादू और सुंदरदास। इनका रचनाओं को आप अगर देखें, कबीर की जो दोहा है उसको देख लीजिए, कबीर की कुछ रचना है, रैदास की भी कुछ रचना है, कुछ पंक्तियाँ इन लोग का होता है, गुरु नानक का। तो इनके पंक्तियों को थोड़ा आप ध्यान से देख लेंगे तो आपका हो जाएगा। फिर देखिए सूफी काव्यधारा में मलिक मोहम्मद जायसी, इनके बारे में आपको देखना होगा थोड़ा। मलिक मोहम्मद जायसी की कुछ रचनाएं हैं, उसके बारे में आप देखिएगा। इनकी कुछ रचनाओं का समय याद कर लीजिएगा, प्रकाशन वर्ष, तो हो जाएगा। इनकी कुछ पंक्तियां हैं वो भी याद कीजिएगा। कुतुबन, मुल्ला दाऊद, नूर मोहम्मद, मंझन, ये सब जो इंपॉर्टेंट कवि हैं आपके लिए, इनके से प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। इनकी रचनाओं को, इनकी जो भी रचना है उसको आप याद कर लीजिएगा, हो गया। इतना ही पूछा जाता है। फिर सगुन, ऐसे तो बहुत सारे कवि हैं पर ये कवि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है। अब सगुन में दोस्तों है राम काव्यधारा। सगुन में भी 2 है, एक राम काव्य, एक कृष्ण काव्य। तो राम काव्य भक्ति धारा में है तुलसीदास, और फिर है नाभादास, अग्रदास और रामानंद। ये 4 कवि से ज़्यादातर प्रश्न पूछा जा रहा है। तुलसीदास की जो 12 रचनाएं हैं उसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा। तुलसीदास देखिए अवधी भाषा में कविता लिखते थे, अपनी रचनाओं को लिखते थे अवधी में और ब्रज में, दोनों में। तो तुलसीदास से ज़्यादा प्रश्न होता है, तो तुलसीदास को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनका जन्म कब हुआ, ये रामचरितमानस से बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है, उसमें कितने कांड हैं, 7 कांड हैं। इस तरह से आप तुलसीदास के बारे में अच्छा से पढ़िएगा। नाभादास ने भक्तमान लिखा था, अष्टयाम लिखा था, तो नाभादास से भी होता। अग्रदास, और अग्रदास देखिए जो है गुरु हैं, नाभादास के गुरु हैं अग्रदास, तो अग्रदास और नाभादास के बारे में आप देख लीजिएगा। रामानंद के बारे में देखिए, रामार्चन पद्धति के बारे में इन्होंने बताया है, रामानंद, और कबीर के गुरु भी यही रामानंद हैं, तो रामानंद से भी प्रश्न होता है। तो आप ये सगुन राम काव्यधारा में इन लोगों को मैं बता दिया हूँ आपको। अब आगे हम लोग चलते हैं कृष्ण काव्यधारा। कृष्ण में सूरदास हैं, सूरदास, बल्लभाचार। सूरदास के गुरु कौन है? बल्लभाचार हैं। तो सूरदास की जो 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली, तो ये तीनों ब्रज भाषा में लिखा गया सूरदास के द्वारा। तो इनकी रचनाओं को आप देखिएगा। फिर भ्रमर गीत कहाँ से लिया गया, ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है, वो सूरसागर से लिया गया, सूरदास के द्वारा लिखा गया है। फिर मीराबाई हैं, इसमें रसखान हैं, नंददास हैं, तो ये आपके, फिर नरोत्तम दास हैं, कृष्णदास हैं, ये सब इंपॉर्टेंट कवि आपके लिए हैं। तो इनकी रचनाओं को आप बस याद रखिएगा, ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना, बस इनकी रचनाओं को। फिर अष्टछाप पूछा जाता है कृष्ण काव्यधारा से। अष्टछाप का स्थापना बल्लभाचार के पुत्र किए थे विठलनाथ ने। अष्टछाप में 8 कवि माने जाते हैं, तो 4 शिष्य थे, ये 4 शिष्य थे बल्लभाचार्य के, 4 शिष्य थे विठलनाथ के। तो इनसे ही बनता है 8 कवि मिल करके अष्टछाप की स्थापना किसने किया था? 1565 में, तो विठलनाथ ने किया था, बल्लभाचार्य के पुत्र ने। तो अष्टछाप से भी प्रश्न पूछा जाता है। अष्टछाप के कवियों को आप याद कर लीजिएगा एक बार। हम ये सब पे विस्तार से भी वीडियो बनाएंगे अगर आप कहेंगे तो। अभी हम एक शॉर्ट में बताते जा रहे हैं आपको। फिर रीतिकाल, अब यहाँ से हम लोग 2 काल को देख लेंगे दोस्तों, आदिकाल, भक्ति काल। अब हम लोग चलते हैं रीतिकाल में। तो रीतिकाल में है बिहारी बहुत इंपॉर्टेंट कवि, इनका जन्म को आप याद रखिएगा। फिर ये किसके दरबार में रहते थे? तो बिहारी जय सिंह के दरबार में रहते थे। ये सब हम विस्तार से आपको पढ़ाएंगे, अगर आप कमेंट में लिखेंगे कि हाँ सर हमको विस्तार से समझना है तो हम बताएंगे सब, पर अभी शॉर्ट में चलते हैं। तो बिहारी की जो बहुत सारा दोहा लिखे हैं, समझ गया। बिहारी सतसई इनकी एक रचना है,
और एकमात्र रचना है वो, उसमें बहुत सारा दोहा है, 713 से 719 तक का दोहा है इस कविता, इनकी रचना बिहारी सतसई में। तो बिहारी सतसई इसमें बहुत सारा दोहा है, तो दोहा का लाइन दे दिया जाता है कि पूछा जाता है कि दोहा किसका है, तो बिहारी का है, तो बिहारी का दोहा को आप याद कर लीजिएगा। फिर एक केशव दास से प्रश्न होता है, रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल में देखिए रीति सिद्ध, रीति बद्ध और रीति मुक्त कवि पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो रीति सिद्ध में एकमात्र कवि हैं वो बिहारी हैं, और रीति बद्ध में आपका ढेर सारे कवि हैं। और फिर जो रीति मुक्त एक हैं, तो रीति मुक्त में घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, ये सब हैं। तो इनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो घनानंद को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, उनका दोहा और उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। घनानंद की एक प्रेमिका थी सुजान, उनसे ही विरह हो गया था, अलगाव हो गया था, छूट गया था, धोखा मिल गया था प्रेम में। तो उनके बारे में भी बहुत सारी रचनाओं को लिखा है घनानंद ने। तो आप ये सब घनानंद की जो भी रचनाएं हैं उस पर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उनकी रचनाओं से प्रश्न पूछा जाता है। फिर देखिए, और जो रीतिबद्ध में है, केशव दास है, मतीराम है, पद्माकर है, चिंतामणि है, सेनापति हैं, देव हैं। तीन कवियों का जितना भी रचना है उसको आप याद कीजिएगा। रीतिकाल में बस इतना ही है, आप याद रखिएगा दोस्तों। अब रीतिकाल के बाद हम लोग चलते हैं आधुनिक काल में। आधुनिक काल का संसार बहुत बड़ा है। अगर आप देखिए, आधुनिक काल के बारे में आपको हम बहुत अच्छे से बताएंगे दोस्तों, पर आधुनिक काल के बारे में जानने से पहले एक बात बता देता हूँ। बीपीएससी टीआरई 1 2 3 का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, और वहाँ पे जीएस का बुक है, एनसीईआरटी का बुक है, सब का पीडीएफ वहाँ पे डाला हुआ है टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जुड़ जाइएगा। हमारा वीडियो थोड़ा भी अगर आपके लिए हेल्पफुल है, मददगार है, तो आप हमारा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ओके, अब हम आधुनिक काल का संसार देखिए बहुत बड़ा है, तो आधुनिक काल से ज़्यादा प्रश्न भी पूछा जाता है। तो इसमें देखेंगे भारतेंदु युग है सबसे पहले। तो भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत सारा निबंध, नाटक लिखा है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की सभी रचनाओं को आपको याद रखना है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। फिर भारतेंदु युग में भी बहुत सारे कवि हैं, तो उसमें बहुत सारे कवि के बारे में हम लोग को बस ये रखना कि कौन कवि भारतेंदु युग को, इसको याद रखना है। पर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा देखें कि कौन हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बद्री नारायण प्रेमघन हैं, तो उनसे प्रश्न पूछा जाता है। प्रताप नारायण मिश्र हैं, उनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो ये दो तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनसे आपके बीपीएससी में हिंदी में प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे इनके सारे कवियों, भारतेंदु युग में जितने भी कवि हैं सबको आपको याद रखना है, क्योंकि पूछा जाता है ऐसे करके कि इसमें कौन भारतेंदु युग के हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बारे में और विस्तार से वीडियो बता देंगे आपको हम। तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर दीजिए वीडियो में, तब हम बता देंगे आपको, विस्तार से वीडियो बनाएंगे सब पर। अब द्विवेदी युग में कौन कौन से कवि हैं? हरिऔध हैं। और द्विवेदी युग किनके नामकरण? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नामकरण से ही हुआ है, द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी बहुत सारा निबंध लिखते थे, उन निबंधों को आपको याद रखना है। और हरिऔध है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना आपका बीपीएससी टीआरई 1 2 3 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिला है। तो हरिऔध के बारे में आप थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ लीजिए, उनकी किन किन रचना है, उनका कुछ लाइन इंपॉर्टेंट है वो आप देख लेंगे। फिर मैथिली शरण गुप्त से बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, तो मैथिली शरण गुप्त को आप बढ़िया से देखिएगा। उनकी बहुत सारी रचनाएँ हैं, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, और भी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। मैथिली शरण पंचवटी, और उनमें कुछ लाइन भी है, तो उस लाइनों को आपको, पंक्तियां को याद करना है मैथिली शरण गुप्त का। फिर मैथिली शरण गुप्त का जन्म याद रखना है आपको, जन्म इनका कब हुआ था, कहाँ के थे रहने वाले, यह सब प्रश्न पूछा जाता है। फिर देखिए छायावाद के, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं द्विवेदी युग के बाद आते हैं हम लोग छायावाद पे। तो छायावाद में 4 कवि मुख्य रूप से हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, फिर सुमित्रानंदन पंत हैं, निराला हैं, और फिर एक महिला है इसमें महादेवी वर्मा। तो छायावाद में देखिए 4 अक्षर से मिलकर बना है छायावाद। तो छायावाद में कवि भी कितने हैं? 4 कवि आप याद रखिएगा दोस्तों। तो ये चारों कवि की जितनी भी रचनाएं हैं सब आप याद रखिएगा। चारों का जन्म आपको याद रखना है, क्योंकि इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। छायावाद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आधुनिक काल में, तो छायावाद आप अच्छे से याद रखेंगे। फिर आगे हम लोग चलते हैं, इसके बाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं कुछ, वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की जितनी भी रचनाएं हैं, बिहार के कवि हमारे हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो इनसे प्रश्न जरूर पूछा जाता है, हर बार पूछा जा रहा है बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो आप रामधारी सिंह दिनकर की जितनी भी रचनाएं हैं सबको आपको याद रखना है। ये बहुत सारा कविता लिखे हैं, कविता संग्रह इनका है, तो आपको याद रखना है दोस्तों। फिर माखनलाल चतुर्वेदी हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी की एक रचना है, तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं को भी आपको याद रखना है। फिर आगे हैं श्याम नारायण पांडे। ये देखिए श्याम नारायण पांडे भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं, तो इनको भी याद रखना है, इनकी कुछ रचनाओं को। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, इनकी भी रचना को आपको याद रखना है। ये सबसे प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है आपके बीपीएससी में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। फिर इसके बाद प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद में है वो, ये चलता है 1936 से 43 तक। इसका टाइमिंग भी हम आपको भी नहीं बता पाए, हम भूल गए थे, तो इसका अगला वीडियो हम बता देंगे सबका टाइमिंग क्या क्या। टाइमिंग से भी प्रश्न पूछा जाता है। छायावाद कब से कब तक चला? तो छायावाद 1918 से 36 तक चला।
पूछा जाता है आपसे भारतेंदु युग कब से कब तक चला, तो 1850 से 1900 ईस्वी तक चला। फिर 1900 से लेकर 1918 तक द्विवेदी युग चला, और फिर 1918 से 1936 तक आपका चला भारतेंदु युग, भारतेंदु कह रहे हैं सॉरी, छायावाद। 1918 से 36 तक छायावाद, और 36 से 43 तक चला आपका प्रगतिवाद। 36 से 43 तक प्रगतिवाद चला। प्रगतिवाद के हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कवि को जान लेते हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। वो है नागार्जुन, रांगे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन। देखिए नागार्जुन हमारे बिहार के हैं, इसलिए बिहार के जो कवि हैं उनका तो आप जरूर अच्छे से पढ़िएगा। फिर देखिए नकेनवाद के कवि माने जाते हैं, 3 कवि हैं नकेनवाद में, तो ये नकेनवाद में है, तीनों कवि को आपको देख लेना है। तो नकेनवाद में 3 कवि हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना है दोस्तों, तो अगर देख लेते हैं तो आपका कल्याण हो जाएगा। नलिन बिलोचन शर्मा हैं, फिर हैं केसरी कुमार हैं, और फिर और फिर है नरेश। तो नकेनवाद को आप ध्यान रखिएगा, और ये तो बता दिया। फिर प्रगतिवाद में है, बता ही दिया अभी, नागार्जुन है, रंगे राघव है, शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, ये सब कवियों की जो रचनाएं हैं, रचना का प्रकाशन वर्ष है, इसको आप याद रखिएगा, पूछा जाता है आपसे प्रश्न। फिर प्रयोगवाद है इसके बाद, और प्रयोगवाद के साथ साथ तार सप्तक भी चालू हुआ था 1943 से। तो हम लोग ध्यान देंगे, तार सप्तक के जो मुख्य संपादक कौन थे? अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय। प्रयोगवाद के भी संपादक यही थे जो स्टार्टिंग किए थे, तो कौन थे? ये ही थे, अज्ञेय जी थे। इनका पूरा नाम तो अभी बताया ही, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय। तो अज्ञेय देखिए प्रयोगवाद में हम लोग जान लेते हैं पहले कौन कौन से मेन कवि थे। तो अज्ञेय जी थे, मुक्तिबोध थे, धर्मवीर भारती, केदारनाथ सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण और शाही, विजय देव नारायण शाही, रघुवीर सहाय, ये सब आपके प्रयोगवाद के महत्वपूर्ण कवि थे। इनके बारे में आपको बढ़िया से देख लेना, इनका जन्म काल देखना है, इनकी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष देखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं इन कवियों से। तो प्रयोगवाद आप समझ गए। तार सप्तक तो आप जान ही गए, तार सप्तक 4 आया था, 1943 में पहला आया, 43 के बाद, और तार सप्तक में सब में 7-7 कवि होते थे। तो 4 तार सप्तक आया था दोस्तों, पहला आया था 43 में, दूसरा आया था 43, 8 51 में, दूसरा आया था 51 में, 51 के बाद 59 में आया, और 59 के बाद 79 में आया। समझ गए दोस्तों। तो इस तरह से तार सप्तक हमारे 4 आए थे, तो आपको सबके बारे में बता ही दिया। आपको 8-8 साल के अंतराल पे आया था। 43 के बाद 8 उसमें जोड़ दीजिए, 51, 8 59 के बाद 79। तो इस तरह से 4 तार सप्तक आए थे, सभी में 7-7 कवि थे। ये 7 कवियों को आपको याद रखना है। खास करके पहला और दूसरा तार सप्तक को आप याद कर ही लीजिए, कौन कौन से कवि हैं, पूछ देता है क्वेश्चन कि कौन से तार सप्तक के कवि हैं इनमें से, तो इसलिए आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, कुछ प्रमुख उपन्यासकार थे। तो उपन्यासकार में प्रेमचंद थे, उनका जितने भी उपन्यास है, प्रेमचंद का उपन्यास हो चाहे वो कहानी हो, सबको आपको याद रखना। उपन्यास का प्रकाशन पर जरूर आप याद रखिएगा। फिर फणीश्वर नाथ रेणु थे उपन्यासकार में। ऐसे बहुत सारे उपन्यासकार थे, पर फणीश्वर नाथ रेणु आपके बिहार के ही रहने वाले हैं। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जितना भी उपन्यास है आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक, अब हम लोग चलते हैं, ऐसे बताए ना, ये दोनों आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। फिर निबंधकार बहुत सारे थे हमारे, तो उसमें देखिए निबंधकार में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जितनी भी निबंध है सबको आपको याद रखना है। सरदार पूर्ण सिंह का है, वो याद रखना है निबंध को। फिर विद्यानिवास मिश्र का निबंध आपको याद रखना है, तो इनका निबंध आपको याद रखना है दोस्तों। फिर कहानीकार में थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का आपको जितनी भी 2-3 कहानी लिखे हैं, जैसे उसने कहा था, तो ये जो कहानी है इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कहानी को आपको याद रखना है। फिर प्रेमचंद का बताया जितना कहानी याद रखना है। रेणु जी ने भी बहुत सारी कहानियों को लिखा है, फणीश्वरनाथ रेणु, तो इनकी भी कहानी याद रखना है। फिर कुछ महिला कहानीकार हैं, कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा, मैत्रेयी पुष्पा, चित्रा मुदगल, ये सब महिला कहानीकार हैं, ये सब उपन्यास भी लिखे थे। तो इनकी जो कहानी है या उपन्यास है, इनको आपको अच्छे से याद करना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है आपके बीपीएससी में। फिर कुछ जो नाटककार हैं, मोहन राकेश हैं, भीष्म साहनी हैं, मन्नू भंडारी, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, ये सबसे आपके बीपीएससी में बार बार प्रश्न पूछ रहा है, और इन नाटककारों को आपको याद रखना है। फिर देखिए कुछ यात्रा वृत्तांत लिखते हैं कुछ लेखक हैं, अज्ञेय हैं, राहुल सांकृत्यायन हैं, इनका यात्रा वृत्तांत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर व्यंग्यकार है हरिशंकर प्रसाद, इनकी जितनी भी व्यंग हैं उनको आपको याद रखना है। ये कुछ उपन्यास भी लिखे हैं, तो कुछ कहानी भी व्यंग वाला लिखे हैं, तो हरिशंकर प्रसाद आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अज्ञेय और राहुल सांकृत्यायन का जितना भी यात्रा वृत्तांत है वो आपको याद कर लेना है दोस्तों। तो यहीं से हमारा बातें सब समाप्त होती है। अब हम सब कुछ आपको हिंदी साहित्य के बारे में बता दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट कवि थे, इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ देना है। अगर पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा, पर हाँ इतना आपको पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। यहाँ से बार बार प्रश्न पूछ रहा है, पर हो सकता है 2-4 प्रश्न इससे बाहर भी पूछ दे, तो कोई बड़ी बात नहीं। और भी बहुत सारे कवि हैं, पर आपके लिए जो बीपीएससी में ज़्यादातर जो प्रश्न यहीं से पूछा जा रहा था, जैसा मैं बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 का क्वेश्चन देखा हूँ, तो यहीं से प्रश्न थे इन्हीं लोगों से, तो इसको आप ज़्यादा अच्छे से पढ़िएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।